आज हम उन 3 सवालों को पकड़ते हैं जो एग्जाम की तैयारी में मतलब हमेशा कंफ्यूज करते हैं। पहला, क्या 0 एक नेचुरल नंबर है, मतलब प्राकृतिक संख्या? दूसरा, क्या 1 एक प्राइम नंबर है? हाँ, ये तो बहुत कॉमन सवाल है। और तीसरा, ये एलसीएम और एचसीएफ निकालने का सबसे आसान, सबसे तेज तरीका क्या है? बिल्कुल। अगर इन सवालों को सुनकर दिमाग में एक सेकंड के लिए भी कोई डाउट आया ना, तो समझ जाइए कि आज की हमारी बातचीत सीधे मतलब की होने वाली है। तो आज का मिशन एकदम साफ है। हम नंबर सिस्टम की नींव को, उस बुनियाद को इतना मजबूत कर देंगे कि एसएससी, रेलवे, पुलिस, कोई भी परीक्षा हो, हाँ, कोई भी परीक्षा हो, उसमें इससे जुड़ा कोई सवाल आए तो वो नंबर पक्के मिले। ये वो बेस है जिसके बिना मैथ्स की पूरी इमारत हिल सकती है। बिल्कुल। और इस बुनियाद को समझने के लिए हम कोई मतलब किताबी परिभाषाओं में नहीं उलझेंगे। अच्छा। इसके बजाय चलिए दिमाग में एक तस्वीर बनाते हैं। सोचिए, एक गांव है और उसमें 3 अलग-अलग तरह के दुकानदार हैं। ओके, 3 दुकानदार। बस यही कहानी हमें पूरा नंबर सिस्टम समझा देगी। पहला दुकानदार है जो सिर्फ गिनती का सामान बेचता है। 1 से 2 संतरे, 10 पेंसिल। सीधी गिनती। हाँ, सीधी गिनती। दूसरा दुकानदार थोड़ा एडवांस है। वो उधार भी देता है और जमा भी करता है। मतलब उसके खाते में प्लस भी है, माइनस भी। बही खाते वाला। और तीसरा दुकानदार सबसे माहिर है। वो आधा किलो चीनी, 1.25 मीटर कपड़ा, मतलब बटे वाली टुकड़ों वाली चीजें भी बेचता है। अच्छा। ये 3 दुकानदारी हमारी संख्याओं की पूरी दुनिया है और आज हम इनकी दुकान से ही सब कुछ सीखेंगे। ये तो बहुत बढ़िया तरीका है। तो चलिए पहले दुकानदार से शुरू करते हैं, जो सिर्फ गिनती करता है। गणित की भाषा में इन्हीं को हम प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स कहते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। मतलब 1, 2, 3, 4 और जहां तक भी हम गिन सके। और यहीं पर आता है पहला एग्जाम ट्रैप। हाँ, मुझसे भी ये गलती बहुत बार हुई है। हम अक्सर 0 को गिनती में शामिल कर लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन गिनती तो हमेशा 1 से शुरू होती है। तो साफ है, 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसका मतलब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हुई। एकदम सही पकड़ा। अब कहानी में थोड़ा मोड़ आता है। मान लीजिए पहले दुकानदार ने अपना सारा सामान बेच दिया। अब उसकी दुकान में क्या बचा? कुछ नहीं, 0। 0। जैसे ही ये 0 उसकी गिनती में शामिल होता है, संख्याओं का परिवार थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब ये सिर्फ प्राकृतिक संख्याएं नहीं रही, ये बन गई पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स। अच्छा। तो अब हमारे पास हैं 0, 1, 2, 3, 4 और आगे तक। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। क्या? 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो है, लेकिन इसकी एक और खासियत है। ये ना तो पॉजिटिव है, मतलब धनात्मक, और ना ही नेगेटिव यानी ऋणात्मक। ओके, ये न्यूट्रल है। हाँ, ये एक न्यूट्रल पॉइंट है, एक तरह का स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से दोनों तरफ की दुनिया शुरू होती है। ठीक है, तो पहले दुकानदार ने हमें 1, 2, 3 सिखाया, जो है नेचुरल नंबर्स। फिर 0 के आने से 0, 1, 2, 3 बन गए होल नंबर्स। अब आते हैं दूसरे दुकानदार पर, उधार जमा वाले पर। हाँ, जिसके बही खाते में उधार और जमा दोनों का हिसाब है। तो ये तो हो गया वो सामान जो दुकान में है, पर उस उधारी का क्या जो उसे लिखनी पड़ती है? बिल्कुल, यहीं से कहानी में नेगेटिव नंबर्स की एंट्री होती है। जब आप इन सबको, यानी उधार वाली नेगेटिव संख्याएं, 0 और जमा वाली पॉजिटिव संख्याओं को एक साथ एक ही थैले में डाल देते हैं, तो क्या बनता है? तो हमें मिलता है पूर्णांकों या इंटीजर्स का पूरा परिवार। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। और ये सिलसिला दोनों तरफ कभी खत्म नहीं होता। हाँ, और वो संख्या रेखा वाली बात जो स्कूल में सिखाई जाती थी, वो यहाँ बहुत काम आती है। बहुत ज्यादा। मुझे याद है, मैं हमेशा -8 और -2 में कंफ्यूज होती थी कि कौन बड़ा है। लेकिन जब भी वो लाइन दिमाग में आती थी कि 0 बीच में है, तो सब साफ हो जाता था। हाँ, जो संख्या जितनी दाईं तरफ वो उतनी बड़ी, मतलब -2 असल में -8 से बड़ा है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। वो संख्या रेखा सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, वो पूर्णांकों के रिश्ते को समझने का सबसे अच्छा टूल है। ये मानसिक तस्वीर आपको प्लस माइनस की गलतियों से हमेशा बचाएगी। ओके, तो पूर्णांक में तो सब कुछ पूरा है, -2, 0, 5। लेकिन हमारे तीसरे और सबसे माहिर दुकानदार का क्या, जो आधा किलो चीनी भी बेचता है? उस आधे को हम इस परिवार में कहाँ रखेंगे? बेहतरीन सवाल। यहीं से हमारी बातचीत बटे वाली संख्याओं पर आती है। अच्छा। जिन्हें गणित में कहते हैं परिमेय संख्याएं या रैशनल नंबर्स। इसकी परिभाषा बहुत सीधी है। कोई भी संख्या जिसे P/Q यानी एक भिन्न के तौर पर लिखा जा सके, वो परिमेय है। P/Q? हाँ, बस एक छोटी सी शर्त है
कि Q यानी बटे के नीचे वाली संख्या कभी भी शून्य नहीं हो सकती। ओके। जैसे 12, -35, यहाँ तक कि 7 भी, क्योंकि 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं। ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। अच्छा, तो इसका मतलब हर पूर्णांक भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम किसी के भी नीचे 1 लगा सकते हैं। ये तो दिलचस्प है। बिल्कुल। लेकिन दशमलव यानी डेसिमल के बारे में क्या? जैसे 0.5 या 0.333? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। दशमलव के रूप में परिमेय संख्याओं की दो खास पहचान होती हैं। क्या? या तो उनका दशमलव कुछ अंकों के बाद शांत हो जाता है, हाँ। खत्म हो जाता है। हाँ। जैसे 14 का मतलब हुआ 0.25, कहानी खत्म। कहानी खत्म। या फिर उनका दशमलव कभी खत्म नहीं होता, लेकिन एक पैटर्न में खुद को बार बार दोहराता है। जैसे 13 वाला। हाँ, जैसे 1/3 का मतलब हुआ 0.3333। यहाँ 3 हमेशा के लिए रिपीट होता रहेगा। ये दोनों ही परिमेय संख्याओं के सिग्नेचर स्टाइल हैं। तो अगर ये सब परिमेय या रैशनल है, तो फिर अपरिमेय या इरैशनल नंबर कौन से हुए? नाम से तो लगता है कि ये वो हैं जो थोड़े अजीब या तरकीन हों। आप कह सकते हैं, ये वो संख्याएं हैं जिन्हें PQ के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ये ऐसे दशमलव में जो ना कभी खत्म होते हैं और ना ही कभी खुद को एक निश्चित पैटर्न में दोहराते हैं। अच्छा। इनके सबसे मशहूर उदाहरण हैं √2, √3 और सबका पसंदीदा पाए। हाँ, पाए। इनकी वैल्यू चलती जाती है बिना किसी रिपीटिंग पैटर्न के। और यहीं पर एक और एग्जाम ट्रैप छिपा है। बताइए। मैं आपको दो संख्याएं देता हूं, 0.333 और 0.101001000। पहली नजर में तो एक जैसी लग रही हैं। लगती हैं, दोनों में पैटर्न है, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। 0.333 में अंक 3 लगातार दोहरा रहा है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। ओके। लेकिन 0.101, 001, 000 में एक पैटर्न तो है, पर कोई अंक या ग्रुप दोहरा नहीं रहा। हर बार एक एक्स्ट्रा 0 आ जाता है। हाँ, एक 0 बढ़ रहा है। ये दोहराव नहीं है, ये एक बढ़ता हुआ पैटर्न है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। ये बारीक सा अंतर समझना ही सिलेक्शन का अंतर बन सकता है। ये तो सच में बहुत बारीक पॉइंट है। अच्छा, तो हमने संख्याओं के परिवार को समझ लिया, अब थोड़ा उनके चरित्र को समझते हैं। ठीक है। और यहाँ मैं वो सवाल फिर से उठाना चाहूंगी जो मुझे हमेशा परेशान करता है। 1 को प्राइम नंबर यानी अभाज्य क्यों नहीं माना जाता? हम 2, 3, 5, 7 को तो बड़े आराम से प्राइम कह देते हैं। तो 1 के साथ ऐसा क्या है कि उसे इस क्लब में एंट्री नहीं मिलती? ये एक शानदार सवाल है, क्योंकि इसका जवाब सिर्फ एक परिभाषा नहीं, बल्कि गणित के एक बहुत गहरे सिद्धांत में छिपा है। अच्छा। पहले परिभाषा समझते हैं। किसी संख्या का चरित्र इस बात पर निर्भर करता है कि उसके कुल कितने भाजक हैं, मतलब डिवाइजर्स। वो कितनी संख्याओं से पूरी तरह कट सकती है। नियम बहुत साफ हैं। क्या है? अभाज्य यानी प्राइम संख्या, इसके ठीक 2 भाजक होते हैं, न कम न ज्यादा। ओके, सिर्फ 2। एक तो 1 और दूसरा वो संख्या खुद। जैसे 7 को लीजिए, ये सिर्फ 1 और 7 से ही कटता है। ठीक है। और संयोज्य यानी कॉम्पोजिट संख्या, इसके 2 से ज्यादा भाजक होते हैं। जैसे 6 को लीजिए, ये 1, 2, 3 और 6, इन चारों से कटता है। तो इस परिभाषा के हिसाब से संख्या 1 का क्या? 1 का तो सिर्फ एक ही भाजक है, वो खुद 1। हाँ। उसके 2 भाजक तो है ही नहीं, मतलब वो अभाज्य होने की पहली शर्त ही पूरी नहीं करता। बिल्कुल। और चूंकि उसके 2 से ज्यादा भाजक भी नहीं है, इसलिए वो संयोज्य भी नहीं हो सकता। तो ये तो अकेला रह गया। बिल्कुल। इसीलिए 1 ना तो अभाज्य है और ना ही संयोज्य। ये अपनी एक अलग ही कैटेगरी में है। और ये सिर्फ रटने की बात नहीं है। तो फिर क्या है? गणित की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। यह कहती है कि हर संयोज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में एक अनोखे तरीके से लिखा जा सकता है। अनोखे तरीके से? यूनिक वे में। अगर हम 1 को अभाज्य मान लेते तो ये अनोखापन खत्म हो जाता। तब हम 6 को 2 गुना 3 भी लिख सकते थे, 1 गुना 2 गुना 3 भी, और 1 गुना 1 गुना 2 गुना 3 भी। अरे हाँ। पूरे गणित की इमारत इस नींव पर टिकी है कि 1 को अलग रखा जाए। वाह, ये तो कमाल का इंसाइट है। मतलब 1 को बाहर रखना गणित की दुनिया में व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी था। सही समझे। अच्छा, अभाज्य संख्याओं के बारे में एक और बात जो शायद काम की हो। 2 ही अकेली सम संख्या है जो अभाज्य है ना? एकदम सही।
2 दुनिया की एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, इवन प्राइम नंबर। उसके अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो 1 और खुद के अलावा 2 से तो कटेगी ही, जिससे उसके कम से कम 3 भाजक हो जाएंगे। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसे हम एग्जाम का बिग बॉस कह सकते हैं, LCM और HCF। हाँ, ये तो आना ही है। शायद ही कोई ऐसा पेपर हो जिसमें इनका सवाल न दिखे, लेकिन इनकी परिभाषाएं ही कई बार कंफ्यूज कर देती हैं। कंफ्यूजन को दूर करने का एक ही तरीका है, शब्दों को तोड़कर समझना। कैसे? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें फैक्टर शब्द पर ध्यान दीजिए। फैक्टर मतलब विभाजित करने वाला। अच्छा। तो HCF वो सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं को काट सके। ओके। और LCM? LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें मल्टीपल शब्द पर ध्यान दीजिए। मल्टीपल मतलब जो विभाजित हो जाए या पहाड़े में आए। ठीक है। तो LCM वो सबसे छोटी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए। और वो एक गोल्डन फॉर्मूला है जो इन दोनों को जोड़ता है, वो तो हर एस्पिरेंट को याद होना ही चाहिए। कौन सा? LCM इंटू HCF इज इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। इस एक फॉर्मूले पर न जाने कितने सवाल बनते हैं। बिल्कुल। और मैं बता दूं, परीक्षक बहुत चालाक होते हैं। वे आपको LCM, HCF और एक संख्या देकर दूसरी संख्या पूछ लेंगे, या संख्याओं का अनुपात देकर कुछ और पूछ लेंगे। ये फॉर्मूला तब आपका सबसे अच्छा दोस्त साबित होगा। लेकिन इसमें एक शर्त भी तो है। हाँ, ये याद रखें, ये फॉर्मूला सिर्फ 2 संख्याओं के लिए काम करता है। अब गणित में सिर्फ कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलता, स्पीड भी चाहिए। बिल्कुल। और स्पीड के लिए सबसे बड़ा हथियार है भाज्यता के नियम या डिविजिबिलिटी रूल्स। ये वो शॉर्टकट हैं जो हमें बिना असल में भाग दिए बता देते हैं कि कोई बड़ी से बड़ी संख्या किसी छोटी संख्या से कटेगी या नहीं। ये नियम सच में टाइम सेवर्स हैं। चलिए एक काम करते हैं, मैं एक संख्या देता हूं, मान लीजिए 54720। ओके, 54720। अब इस पर इन नियमों को लगाकर देखते हैं। 2 का नियम। अंतिम अंक 0 है जो सम है, तो हाँ ये 2 से कटेगी। 5 का नियम। अंतिम अंक 0 है, तो हाँ ये 5 से भी कटेगी। 10 का नियम। अंतिम अंक 0 है, तो 10 से भी पक्का कटेगी। 4 का नियम। अंतिम 2 अंक है 20। क्या 20 4 से कटता है? हाँ, 4 पंजे 20, तो पूरी संख्या भी 4 से कटेगी। बहुत बढ़िया। और 8 का नियम। अंतिम 3 अंक है 720। 8 निमा 72, तो 720 भी 8 से कट जाएगा। मतलब पूरी संख्या 8 से कटेगी। हाँ। ये तो बढ़िया है। लेकिन मेरे पसंदीदा तो 3 और 9 वाले नियम है। हाँ। वो सबसे ज्यादा काम आते हैं। हाँ, क्योंकि वो संख्या के साइज पर निर्भर नहीं करते। चलिए 54720 पर ही लगाकर देखते हैं। ठीक है। 3 का नियम, अंकों का योग करें। 5 + 4 + 7 + 2 + 0, ये हुआ 18। क्या 18 3 से कटता है? हाँ। तो पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। और 9 का नियम। अंकों का योग 18 है, 18 तो 9 से भी कटता है, तो पूरी संख्या भी 9 से कटेगी। बिल्कुल। एक छोटी सी रणनीति ये है कि LCM HCF या सिंप्लीफिकेशन के सवालों में कोई भी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन शुरू करने से पहले एक नजर ऑप्शंस पर डाल लें और इन नियमों से उन्हें फटाफट चेक कर लें। हाँ, कई बार सही जवाब बिना पेन उठाए मिल जाता है। तो आज की इस पूरी बातचीत को देखें तो हमने गिनती से शुरुआत की, गांव के उन 3 दुकानदारों की कहानी से संख्याओं के पूरे परिवार को समझा, प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक। फिर हम बटे वाली संख्याओं यानी परिमेय और अपरिमेय की दुनिया में गए। हमने संख्याओं के चरित्र को भी जाना कि कौन अभाज्य है और कौन संयोज्य, और 1 क्यों अकेला है। हाँ, और ये भी समझा कि एक बेचारा दोनों में से कोई क्यों नहीं है। और अंत में हमने एग्जाम के सबसे पसंदीदा टॉपिक्स LCM, HCF और उन्हें जल्दी हल करने के लिए भाज्यता के नियमों की स्पीड ट्रिक भी सीखी। बिल्कुल। और अंत में मैं स्रोत में कही गई उस एक लाइन को जरूर दोहराना चाहूंगा जो इस पूरी चर्चा का सार है। नंबर सिस्टम कमजोर है तो मैथ्स कमजोर है, और मैथ्स कमजोर है तो सिलेक्शन कमजोर है। ये तो बहुत गहरी बात है। आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसे सिर्फ जानकारी की तरह नहीं बल्कि एक हथियार की तरह देखें। इस ज्ञान को अपना स्ट्रॉन्ग वेपन बनाइए और परीक्षा में आत्मविश्वास के साथ उतरिए। और जाते जाते एक विचार आपके लिए छोड़ जाती हूँ। आज हमने वास्तविक संख्याओं, रियल नंबर्स की दुनिया को समझा, यानी वो सभी संख्याएं जिन्हें एक संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है, चाहे वो पूरी हो या बटे में। लेकिन गणित में एक ऐसी भी दुनिया है जहां √-1 जैसी संख्याओं का अस्तित्व है, जिन्हें काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। सही।
ये सोचना कि संख्याओं का ब्रह्मांड हमारी कल्पना से भी कितना बड़ा हो सकता है, गणित के सफर को और भी रहस्यमयी और रोमांचक बना देता है।